हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, हमारे एसी के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बातचीत करते हैं हम अगले टॉपिक के बारे में। देखो बच्चों, अभी तक हम बातचीत कर रहे थे एसी करंट का मतलब क्या है, एसी वोल्टेज का मतलब क्या है। फिर हमने निकाला एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी। मैंने आपको बताया कोई भी आपको एसी सर्किट दिया जाए या पावर कैलकुलेशन का बोला जाए, ऑल टाइम हम आरएमएस वैल्यू को यूज में लेते हैं। आरएमएस के रेस्पेक्ट में ही हम सारी प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करते हैं। क्लियर। इसके बाद फिर हमने बेटा बातचीत की एसी सर्किट के बारे में। यहाँ पर हमने समझा एसी सर्किट में ओनली रजिस्टर हो तो प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट करना है, ओनली इंडक्टर है तो प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट करना है, या ओनली कैपेसिटर दिया हुआ है तो प्रॉब्लम को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने समझा इनके पेयर के बारे में, रजिस्टर और इंडक्टर को साथ में दे दे, रजिस्टर कैपेसिटर साथ में दे दे, अदरवाइज तीनों को एक साथ दे दे। रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर तीनों ही अगर एक साथ हो तो प्रॉब्लम को हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, इस बात को भी हमने समझा। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे। अब देखिए, जब मैं आपको सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ा रहा था, जब हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों सीरीज एलसीआर सर्किट, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लेट से ये कोई भी एक रजिस्टर है, ये कोई भी एक इंडक्टर है और ये कोई भी एक कैपेसिटर है। इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है विद एसी सोर्स बैटरी। क्लियर। रजिस्टर का रेजिस्टेंस है R, इंडक्टर का इंडक्टेंस है L, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C। तो एक केस मैंने आपको बताया कि जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इम्पीडेंस हमारा निकल के आता है Z, डेट इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस हमारी आई थी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एंड वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बातचीत करूं तो ये हमारा निकल के आया था वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। इसी के रेस्पेक्ट में हम करंट को डिटरमाइन कर रहे थे, इसी के रेस्पेक्ट में हम फेज एंगल को डिटरमाइन कर रहे थे। ये वाला पॉइंट आ रहा था समझ में। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करूँ, मैं बोल देता हूँ लेट से मैं यहाँ पर ओमेगा को इस तरीके से सेलेक्ट कर रहा हूँ कि एक्सएल और एक्सी की वैल्यू इक्वल हो जाती है। अगर एक्सएल और एक्सी की वैल्यू इक्वल हो जाए तो एक्सएल माइनस एक्सी जीरो हो जाता था। डेट मीन्स उस केस में इम्पीडेंस ओनली आर रह जाता था। अगला पॉइंट मैंने बताया था अगर XL इक्वल टू XC है तो VL इक्वल टू VC होगा। ओवरऑल पूरा की पूरा पोटेंशियल रजिस्टर के पास ही चला जाएगा, कोई और डिवाइस के पास कोई भी पोटेंशियल अपना नहीं होगा। इस पॉइंट को हमने समझा था। अगर इस पॉइंट के हिसाब से मैं बोलूं बेटा तो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। हियर वी डिफाइन कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। जिसको दूसरे तरीके से अगर बोला जाए तो हेयर वी कैलकुलेट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यहां पर हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती क्या है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या है, अब इस बात को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो बच्चों, सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए तो पॉइंट क्लियर थे, न्यूमेरिकल भी कर लिए थे, पावर कैलकुलेशन भी कर ली थी, करंट भी निकाल लिया था, फेज एंगल की भी बात कर ली थी। क्लियर। अब बातचीत कर रहे हैं हम कंडीशन ऑफ रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस का मतलब क्या है या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये बोलता है इन सीरीज एलसीआर सर्किट, इन सीरीज एलसीआर सर्किट व्हेन XL become equal to XC, when XL become equal to XC, that is XL माइनस XC इज इक्वल टू 0। ठीक है। एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी XL किसके इक्वल हो जाएगा, XC के। XL माइनस XC क्या होगा, 0। एट दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एट दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सर्किट करंट would be maximum and this frequency is called resonant frequency।
दिस फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस। जिस पर एक्सएल इक्वल टू हमारा एक्सी बन जाएगा, जहाँ ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, उस फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो क्या होता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर, क्या क्या बिहेवियर होगा सीरीज एलसीआर सर्किट का, ये सारी बातचीत हम करने वाले हैं। पहले हम बातचीत कर लेते हैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकल के कितनी आती है। एक एक पॉइंट को साथ के साथ हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। मीनिंग समझ में आ रहा है? देखो बच्चों, अगर मैं यहां पर बातचीत करूं, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी विच इज डिनोटेड बाई एफ, इसकी अपनी वैल्यू क्या होगी। मैंने बोला यहां पर बच्चों आपको कि हेयर एक्सएल दैट विल बिकम इक्वल टू एक्सी। If I write the value of XL, that will become omega L. If I write the value of XC, तो that will become 1 upon omega C. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बेटा इनका प्रोडक्ट करूँ तो here omega square that will become equal to 1 upon LC. That means here omega which is equal to होगा 1 upon root LC. ओमेगा क्या होगा अपना 1 upon root LC। ओमेगा को अगर आप पुट करोगे तो ओमेगा कितना हो जाएगा 2 pi f, that is equal to होगा 1 upon root LC. So here we define resonance frequency which is denoted by FR, that is equal to होगा 1 upon 2 pi root of LC. ठीक है, तो समझ लो कॉन्सेप्ट है क्या है कि कोई भी सर्किट सीरीज LCR है, अगर वहाँ पर XL इक्वल टू XC है, ये कब फॉलो होगा, जब इतनी फ्रिक्वेंसी पर करंट फ्लो हो। AC की जो फ्रिक्वेंसी हो वो कितना हो 1 upon 2 pi root LC। दैट फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। सबसे पहला तो क्या आ गया, वैल्यू ऑफ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या होगा, तो पहले आप इसको नोट डाउन करो, फिर इसके हम पॉइंट्स निकालते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर उभर कर आने वाले हैं, क्या क्या वैल्यूज हमारी यहाँ पर फाइनली निकलने वाली है, उन पॉइंट्स को फिर हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इस वाली चीज़ को एक बार नोट डाउन कर लो। क्लियर? चलिए फिर अगले पॉइंट की बातचीत करते हैं, क्या हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट फ्रेम होगा, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर निकलने वाले हैं। देखो बच्चों, जैसे अगर मैं पहले पॉइंट की बातचीत करूं तो आपने पढ़ा है इम्पीडेंस दैट इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं बेटा एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, एक्सएल दैट विल बिकम इक्वल टू एक्सी, तो यहाँ पर जो इम्पीडेंस आएगा दैट वुड बी अ मिनिमम इम्पीडेंस विच विल बिकम इक्वल टू आर। मिनिमम क्या हुआ, देखो यार स्क्वायर में तो डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू आएगी, इसकी मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू 0 ही पॉसिबल है। अगर मैं इसको 0 पुट करता हूँ तो जेड की वैल्यू क्या आ रही है आर, दैट मीन मिनिमम जेड कितना हो सकता है आर। क्लियर? तो पहला हो गया कि इस केस में हमें इम्पीडेंस मिनिमम मिलेगा। सेकेंड पॉइंट की अगर बातचीत करें, आपने पढ़ा है फेज एंगल टेन थीटा दैट इज इक्वल टू होता है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। ठीक है, अगर एक्सएल इक्वल टू एक्सी है तो टेन थीटा क्या आ गया 0। अल्टीमेटली यहाँ से डिड्यूस क्या हुआ थीटा इक्वल टू 0, जो हमें क्या बता रहा है बेटा, हियर वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज। जो वोल्टेज और करंट है वो दोनों सेम फेज में होंगे, उनकी फेज अलग नहीं होगी। ये हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सेकंड पॉइंट के बारे में बातचीत की जाए, आ रही बात समझ में? चलिए साथ के साथ आप नोट डाउन भी कर सकते हो। पहले तो बातचीत हो गई रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी। हाँ जी, अगली बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्या पॉइंट निकल के आता है। देखो बच्चों, जैसे अगली बातचीत होती है हमारी करंट के बारे में। अगर मैं करंट की बातचीत करूं तो हमने पढ़ा है करंट डेट इज इक्वल टू होता है ई अपॉन जेड।
applied voltage upon total resistance. Here Z is a Z minimum, right, which is equal to कितना है R. सो मैं बोल सकता हूँ वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी E अपॉन R. Z मिनिमम किसके इक्वल है R के, तो वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगी E अपॉन R. और रेजिस्टेंस जब सबसे कम है तो करंट सबसे मैक्सिमम होगा, दैट वुड बी मैक्सिमम. तो इन दैट केस करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम. अगला पॉइंट क्या बना, करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम. इस वाले केस में करंट जो होगा सर्किट में वो अपना मैक्सिमम होगा. ये हमारा अगला पॉइंट बना. पहला पॉइंट इम्पीडेंस मिनिमम, सेकंड पॉइंट फेज एंगल जीरो, थर्ड पॉइंट करंट इज मैक्सिमम. क्लियर. फोर्थ क्या पॉइंट बनेगा, देखो बच्चों आपने पढ़ा है सीरीज एलसीआर में V डेट इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, राइट. हियर VL डेट इज इक्वल टू क्या है VC. सो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ अप्लाइड वोल्टेज V वो किसके इक्वल हो गया R के, वो किसके इक्वल हो गया VR के. डेट मीन्स पूरा की पूरा वोल्टेज रेजिस्टेंस पर चला जाएगा. इंडक्टर और कैपेसिटर पर नेट वोल्टेज जीरो होगा. नेट वोल्टेज क्या होगा इंडक्टर और कैपेसिटर पर जीरो, क्योंकि नेट बनता VL माइनस VC, जितना VL है उतना ही VC है, तो नेट वोल्टेज हो जाएगा हमारा जीरो. आ रही है बात समझ में. तो फोर्थ पॉइंट हो गया बेटा VL माइनस VC डेट इज इक्वल टू जीरो. क्लियर. चलिए 4 पॉइंट हो गए. अगले पॉइंट की बातचीत करते हैं. जैसे अगर मैं बेटा यहाँ पर बातचीत करूँ पावर कंजम्पशन की, पावर कंजम्पशन कितना होगा, तो आपने पढ़ रखा है बेटा पावर कंजम्पशन होता है E स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R. करेक्ट. हेयर Z इज अ Z मिनिमम विच इज इक्वल टू कितना है अपना R. अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा तो पावर कंजम्पशन आ जाएगा E स्क्वायर अपॉन. पावर वैसे भी ओनली रजिस्टर में ही कंज्यूम होगी. और यहाँ पर बेटा इम्पीडेंस मिनिमम है, ठीक है, यहाँ पर इम्पीडेंस हमारा क्या मिनिमम है, तो करंट मैक्सिमम होगा. अल्टीमेटली पावर कंजम्पशन इज मैक्सिमम. इन दैट केस पावर कंजम्पशन इज मैक्सिमम. एंड वाई इज मैक्सिमम, बिकॉज हेयर करंट फ्लो इज मैक्सिमम. तो पावर कंजम्पशन होता है I स्क्वायर R. I मैक्सिमम है इसलिए पावर कंजम्पशन मैक्सिमम होगा. ठीक है. अगर मैं 6 पॉइंट की बातचीत करूं तो ऐसा नहीं है कि इंडक्टर पे वोल्टेज जीरो होगा या कैपेसिटर पे वोल्टेज जीरो होगा. इंडक्टर एंड कैपेसिटर पर नेट वोल्टेज जीरो होगा, बट इंडिविजुअल इन पर वोल्टेज होगा. इंडक्टर पे होगा IXL, कैपेसिटर पे होगा IXC, जिनकी नेट वैल्यू जीरो है. इवन VL कैन बी ग्रेटर देन अप्लाइड वोल्टेज और VC कैन बी ग्रेटर देन अप्लाइड वोल्टेज. ठीक है. जैसे मैंने 200 वोल्ट का लगाया, पॉसिबल है इंडक्टर पे 400 वोल्ट आ रहा हो, कैपेसिटर पे 400 वोल्ट आ रहा हो, लेकिन जो नेट वोल्टेज आएगा वो जीरो आएगा, क्योंकि करंट मैक्सिमम हो जाने की वजह से वोल्टेज अप्लाइड से ज़्यादा हो सकता है इंडिविजुअल पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेट वोल्टेज हमारा जीरो ही आएगा. ओवरऑल वोल्टेज पूरा के पूरा रजिस्टर पे जाएगा अगर करंट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर फ्लो हो रहा है. तो डेट इज दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी. पहला रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होता क्या है, ठीक है, उस बात को या तो हम इन पॉइंट्स से समझ लें. ये जो मैंने आपको की पॉइंट्स बताए हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू तो अभी हमने निकाली बच्चों. रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी डेट इज इक्वल टू आता है 1/2 पाई रूट ऑफ LC. क्लियर. यहाँ तक आई बात समझ में. तो पहला टॉपिक तो हमारा बच्चों ये हो गया. ठीक है. अब देखिए दूसरा टॉपिक यहाँ से लिंक होता है हमारा रेजोनेंस ग्राफ के बारे में. ग्राफिकल भी हमसे पूछ लेता है. ग्राफिकल में क्या पूछ सकता है, तो देखिए अगर ग्राफ के बारे में बातचीत की जाए तो अगला टॉपिक आता है हमारा रेजोनेंस ग्राफ. जैसे आपको मान लो कोई भी एक सीरीज LCR सर्किट दिया हुआ है,
जिसको मैंने AC सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। ये तो हमारा R है, ये हमारा L है, ये हमारा C है। वोल्टेज है E डेट इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा। ये तो R है, ये L है, ये C है। वोल्टेज है E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। क्लियर? यहाँ तक हमें दिया हुआ है। अगर मैं बेटा यहाँ पे इम्पीडेंस की बातचीत करूँ तो इम्पीडेंस मेरा निकल के आया अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, जिसको अगर मैं फ्रिक्वेंसी की टर्म्स में लूँ तो फ्रिक्वेंसी की टर्म्स में अपना इम्पीडेंस बनता है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। अगर इसको फ्रिक्वेंसी की टर्म्स में लिखा जाए तो फ्रिक्वेंसी की टर्म्स में हमारा इम्पीडेंस ये आएगा। क्लियर? अब देखिए, जैसे सबसे पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ, ग्राफ बिटवीन Z एंड ओमेगा। ठीक है, इम्पीडेंस और फ्रिक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इनके बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। वहाँ से हम रेजोनेंस ग्राफ को रीड करेंगे, जो कि होता है ग्राफ बिटवीन I एंड ओमेगा। करंट और एंगुलर फ्रिक्वेंसी के बीच का जो ग्राफ होगा डेट इज कॉल्ड रेजोनेंस ग्राफ। इसको हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैं Z और ओमेगा का भी ग्राफ बना लेता हूँ। इस पर भी हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाता है। जैसे मैं Z को तो ले लेता हूँ बेटा Y एक्सिस पर और ओमेगा को ले लेता हूँ मैं X एक्सिस पर। क्लियर? देखो बच्चों, जब फ्रिक्वेंसी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के इक्वल होगी उस केस में इम्पीडेंस मिनिमम होगा। लेट्स से मैं बोल देता हूँ कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पर फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस के इक्वल है, उस केस में जो इम्पीडेंस है ये हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, XL इक्वल टू XC हो जाएगा तो Z हमारा 0 आ जाएगा। लेकिन रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से पहले या रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के बाद में XL माइनस XC अपना नॉन जीरो ही आएगा। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से पहले की बात करूं या बाद की बात करूं, XL माइनस XC हमारा नॉन जीरो आएगा। और अगर ये नॉन जीरो आएगा तो इम्पीडेंस मिनिमम नहीं होगा, मिनिमम से तो ज़्यादा ही होगा। सही बात है? आ रही बात समझ में? इफ़ आई कंसीडर ओमेगा डेट इज अ लेस देन रेजोनेंस, अगर ओमेगा कम है तो देखिए XL इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा L। अगर ओमेगा कम है तो XL क्या होगा, कम। XC क्या होगा, 1 अपॉन ओमेगा C। अगर ओमेगा कम है तो XC क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर ओमेगा R से पहले की बातचीत की जाए तो यहाँ पे सॉरी XC तो बड़ा होगा, XL अपना छोटा होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर जो नेट रेजिस्टेंस लिखा जाएगा उसमें XC माइनस XL यूज में लेंगे। समझ में आ रहा है ना? अगर ओमेगा R से छोटा है, ओमेगा जितना छोटा होगा XC उतना ही बड़ा होगा, XL उतना ही छोटा होगा। अल्टीमेटली XC बड़ा है XL से। अगर ओमेगा 0 है तो XC हमारा इनफाइनाइट है, डेट मीन्स इम्पीडेंस इनफाइनाइट की साइड जा रहा है। उसके बाद फिर इम्पीडेंस क्या हो रहा है, घटता जा रहा है जैसे जैसे मैं ओमेगा को बढ़ाता जाऊँ। आई बात समझ में? नहीं आई? क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ बेटा, लेट से मैं बोल देता हूँ ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा R। फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से बड़ी है, डेट मीन्स XL इक्वल टू ओमेगा L। अगर ओमेगा बड़ा है तो XL बड़ा होगा, XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा बड़ा है तो XC छोटा होगा। तो बाद में क्या बनेगा हमारा डोमिनेटिंग, XL माइनस XC। आई बात समझ में? इस रेस्पेक्ट में अगर मैं इनका ग्राफ बनाता हूँ तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आता है कि ओमेगा R पर तो इम्पीडेंस सबसे मिनिमम होगा। ठीक है, यहाँ पर तो Z मिनिमम डेट इज इक्वल टू क्या होगा, R। इधर XC बड़ा होगा XL से और इधर XL बड़ा होगा XC से। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनने वाला है। तो सबसे पहले तो Z जो है वो ओमेगा के हिसाब से वेरी करेगा, और कैसे वेरी करेगा, H पर दिस ग्राफ, राइट? क्लियर? तो Z और ओमेगा का अगर वेरिएशन की बातचीत करें तो ये तो Z और ओमेगा का वेरिएशन होगा जो कुछ इस पैटर्न से फॉलो होने वाला है। सेम वे में अगर बेटा अब मैं रेजोनेंस ग्राफ बनाता हूँ, इसको समझाने का पर्पज ये था कि रेजोनेंस ग्राफ आप बड़ी आसानी से समझ पाओगे, क्योंकि एक करंट जो है वो हमारा इम्पीडेंस से डिसाइड हो रहा है। जिस तरह से इम्पीडेंस में चेंज होगा उसके अपोजिट करंट चेंज होगा। बात आ रही है ना समझ में? तो इफ आई प्लॉट हियर रेजोनेंस ग्राफ, that is a graph between I and omega। ठीक है,
करंट एंड एंगुलर फ्रिक्वेंसी के बीच का ये ग्राफ है जो मुझे प्लॉट करना है। सो हेयर ऑन एक्स एक्सिस आई कंसीडर एंगुलर फ्रिक्वेंसी और वाई एक्सिस पे मैं करंट ले लेता हूँ। तो देखो बच्चों, जब फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के इक्वल होगी उस केस में इम्पीडेंस तो क्या था, मिनिमम। डेट मीन्स इस केस में करंट अपना क्या होगा, मैक्सिमम। इस केस में अपना करंट क्या होगा, मैक्सिमम। आ रही बात समझ? ठीक है। इसके अलावा चाहे कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, इम्पीडेंस आर से तो बढ़ा ही आएगा, मतलब करंट मैक्सिमम से तो कम ही होगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ अपना कुछ ऐसे जा रहा होगा और यहाँ पे हमें करंट क्या मिलेगी, मैक्सिमम। और आई मैक्सिमम डेट इज इक्वल टू हमारा कितना निकल के आया था, ई अपॉन आर, क्योंकि यहाँ पे जेड हमारा किसके इक्वल हो जाता है, आर के। तो अगर मैं बेटा यहाँ पर आई और ओमेगा का ग्राफ प्लॉट करूँ तो ये ऐसा होगा। जेड और ओमेगा का ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ये कुछ इस टाइप से होगा। तो रेजोनेंस ग्राफ डेट इज अ ग्राफ बिटवीन आई एंड ओमेगा। यहाँ से हम इसको टैली करके अच्छे से समझ सकते हैं। इम्पीडेंस हमें पता ही होता है एलसीआर सर्किट का। अगर मुझे इम्पीडेंस पता है तो मैं यहाँ पर इम्पीडेंस का ओमेगा के साथ वेरिएशन रीड कर सकता हूँ। ये वेरिएशन अगर मैंने रीड कर लिया तो मैं यहाँ पर इसका ग्राफ बना सकता हूँ। ठीक है, अभी बात हम और भी करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट पहले आप समझ लो। तो रेजोनेंस ग्राफ क्या हो गया, जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करूँगा करंट में वेरिएशन आएगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम होगा, उससे कम और ज़्यादा पर जो फ्रीक्वेंसी अगर मैं ले रहा हूँ तो इससे कम और ज़्यादा पर करंट अपना कम होता हुआ जाएगा कंपेरेटिवली टू रेजोनेंस। क्लियर? तो ये तो हो गया एक्स ग्रेटर देन एक्सएल और ये हो गया एक्सएल ग्रेटर देन एक्स। बात आई समझ में? चलिए इसको प्लॉट करो, फिर हम आगे की बात और समझने का ट्राई करते हैं और आगे हमारा क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, रेजोनेंट कंडीशन का मतलब क्या है, क्या क्या की पॉइंट हमारे वहाँ से निकलते हैं, फिर रेजोनेंट ग्राफ कैसा हमारा प्लॉट होता है, इन सारे पॉइंट्स को हम समझ रहे हैं डिटेल में। क्लियर? चलिए, अगर कोई भी क्वेरी आए तो आप पूछ सकते हो, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर वो क्वेरी पोस्ट कर दो, आपकी क्वेरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे मैंने बोला रेजोनेंस ग्राफ ऐसा आएगा। यहाँ से हम एक टर्म डिफाइन करते हैं डेट इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। इट इज आल्सो कॉल्ड क्यू वैल्यू और क्यू फैक्टर। ठीक है, क्या होती है क्वालिटी फैक्टर, क्यू वैल्यू का मतलब क्या है? अब देखिए इस बात को समझते हैं। जैसे अगर मैं इन सीरीज एलसीआर सर्किट इफ आई प्लॉट करंट ओमेगा ग्राफ, अगर मैं करंट ओमेगा का ग्राफ बना रहा हूँ तो आपने पढ़ा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर जो करंट की वैल्यू होगी ये मैक्सिमम होगी। ठीक है, करंट की वैल्यू क्या होगी अपनी, मैक्सिमम होगी। अदरवाइज करंट जो है वो चेंज होगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ हमारा बन रहा था, उसको एक बार वापस से बना देते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे आ रहा था। एक बार और बना लेते हैं अच्छा सा। अगर मैं यहाँ पर करंट का और इसका ग्राफ प्लॉट करूँ तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे आ रहा था। ठीक है, एंड द मैक्सिमम वैल्यू करंट आई मैक्सिमम विच इज इक्वल टू आया था ई अपॉन आर, जो मैंने इधर भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया क्योंकि जेड मिनिमम था। जेड मिनिमम किसके इक्वल हो रहा था, आर के, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे। अब अगर मैं बेटा रेजिस्टेंस को बढ़ाता हुआ जाऊँ, अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाता हुआ जाऊँ तो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जैसे करंट की वैल्यू कम होगी, इसके लिए अगर ग्राफ बनाया जाए तो ये कुछ ऐसे आएगा। आ रही ना बात समझ में? करंट मैक्सिमम करंट अब कम हो जाएगा। या मैं और ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ा दूँ तो ग्राफ बनाया जाए तो ये कुछ ऐसे आएगा। क्लियर? मैंने क्या किया, तीन अलग अलग रेजिस्टेंस ले लिए। जैसे ये तो लो रेजिस्टेंस है, ये मीडियम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, ये हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है। तो लो पर तो करंट क्या था, और ज़्यादा हो गया, और मैंने रेजिस्टेंस बढ़ाया तो करंट कम हो गया, तो ग्राफ सेकंड वाला हो गया। मैंने इससे भी ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाया तो करंट और कम हो गया, ग्राफ फर्स्ट, ये थर्ड वाला हो गया। आई बात समझ में नहीं आई?
ठीक है। तो जैसे ही मैं रेजिस्टेंस को चेंज करता हूँ तो करंट की पीक जो है वो नीचे आती जाएगी, लेकिन ग्राफ का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। ग्राफ का पैटर्न कुछ ऐसे रहेगा। क्लियर? अब देखिए, दो टर्म हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, एक होती है फ्लैट और एक होता है शार्पनेस। देखो बच्चों, अगर आप इन तीनों ग्राफ को कंपेयर करो या पहले और तीसरे ग्राफ को कंपेयर करें, जैसे जैसे मैंने रेजिस्टेंस बढ़ाया तो इस ग्राफ की जो फ्लैटनेस है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये ज़्यादा फ्लैट हो गई, ठीक है। एज रेजिस्टेंस इंक्रीजेज ग्राफ फ्लैटनेस आल्सो इंक्रीजेज। जैसे ही मैंने रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो ग्राफ ज़्यादा फ्लैट हो गया, जैसे यहाँ पे कम फ्लैट था यहाँ थोड़ा ज़्यादा हुआ और यहाँ और भी ज़्यादा फ्लैट हो गया। आ रही बात समझ में? फ्लैट का ही अपोजिट होता है शार्पनेस, ठीक है। या मैं बोलूँ कि है ना, अगर लो रेजिस्टेंस यूज में लेता हूँ तो शार्पनेस बढ़ती हुई जा रही है, तो मैं इधर बोल सकता हूँ एज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज शार्पनेस आल्सो डिक्रीजेज आल्सो इंक्रीजेज। रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रहा हूँ तो शार्पनेस बढ़ती जा रही है। क्लियर ये चीज़? और अगर बेटा यहाँ पर शार्पनेस बढ़ रही है तो दिस शार्पनेस ऑफ, या मैं ऐसे बोल दूँ मेजरमेंट ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ग्राफ is known as quality factor। is known as quality factor that is also called Q value। आ रही बात समझ में? जैसे जैसे मैं ऊपर मूव करने लगा ग्राफ की शार्पनेस बढ़ने लगी, और अगर बेटा ग्राफ की शार्पनेस यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ बेटा शार्पनेस का जो मेजरमेंट तरीका है डेट इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। अब देखिए इनका मतलब क्या है ना, ये सारी चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस तरीके से इंटर रिलेटेड है। एक में सिंपल सा है ना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेता हूँ जो हम यूज में भी ले रहे हैं, तो बातों को आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे मैंने बोला जितना भी हमारा टेलीकॉम मीडिया है या जितना भी कम्युनिकेशन का वे है वो रेडियो वेव पर ऑपरेट होता है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो टीवी हो, ठीक है, कोई भी मीडिया हो, कोई भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो, वो सब ऑपरेट हो रहा है हमारा रेडियो वेव पे। रेडियो वेव क्या है? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अब देखिए कोई भी LCR सर्किट जो है, ठीक है, LCR सर्किट में करंट मैक्सिमम फ्लो होगा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे, डेट मीन एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर करंट जो है वो मैक्सिमम होता है। बात आ रही है समझ में? उसके बाद जो ग्राफ की क्वालिटी है वो कितनी ज़्यादा होगी वो डिपेंड करेगी शार्पनेस पे, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब ये है क्या है, मान लो आप टीवी देख रहे हो, ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर चैनल लगाना है, आपको स्टार स्पोर्ट्स लगाना है, क्लियर। अब स्टार स्पोर्ट्स लगाना है, आपने तो क्या किया, रिमोट का नंबर दबाया 412, स्टार स्पोर्ट्स टीवी में चालू हो गया। क्या इतना ही आसान है चैनल बदलना? हमें तो क्या एक आसान सा रिमोट नंबर दे दिया, उस नंबर से हम कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई हिडन प्रोसेस होगा जिसके कारण वो चैनल हमारा स्टार प्लस में बदल गया। बात आ रही है समझ में? तो कैसे बदलाव होगा? तो हुआ क्या कि जितने भी चैनल हैं उन सब ने अपनी एक फ्रिक्वेंसी की रेंज को एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया। एक फ्रिक्वेंसी की रेंज, जैसे मान लो स्टार स्पोर्ट्स की रेंज है 1000 मेगाहर्ट्ज टू 2000 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। 1000 मेगाहर्ट्ज से 2000 मेगाहर्ट्ज के बीच का कोई भी फ्रिक्वेंसी अगर मिल रहा है तो वो स्टार स्पोर्ट्स दिखाएगा। बात आ रही है समझ में? अब देखिए जैसे मैं ना अगर बेटा टीवी का रिमोट चेंज कर रहा हूँ, चैनल चेंज कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली मैं LCR सर्किट का कॉम्बिनेशन बदल रहा हूँ। हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सीरीज LCR सर्किट है। अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ, LCR का कॉम्बिनेशन इस तरीके से बदल रहा हूँ कि उसकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी जो चैनल में लगाना चाह रहा हूँ उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज में आ जाए। मान लो मैंने जैसे ही 412 लगाया तो चैनल की रेंज हो गई 1400 फ्रिक्वेंसी हो गई रेजोनेंट। 1000 से 2000 मेगाहर्ट्ज स्टार स्पोर्ट्स है तो 1400 इसके कॉलम में आ गया, तो वो स्टार स्पोर्ट्स को चला देगा।
ऐसे आपने देखा होगा पहले ना ब्लैक एंड वाइट टीवी जब होते थे तो एंटीना लगाते थे, और एंटीना अगर आपने देखे हो, मतलब आप देख सकते हो इंटरनेट पे, जिन्होंने नहीं देखे हैं उनकी ज्योमेट्री कुछ ऐसे होती थी, ऐसे होता था, और इनमें वायर का हम कनेक्शन करते थे, डीडी नेशनल पर आता था। तो ये जो डंडा होता था ना, ये जैसे छोटे छोटे डंडे अगर टूट भी जाए ना, अगर ये डंडा जिंदा है, ये काम कर रहा है, तो नेटवर्क पकड़ता था, तो चैनल आता था, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्या है, हमारा LCR सर्किट का ही कॉम्बिनेशन है। तो हम फ्रिक्वेंसी चेंज करते थे वाया वायर, तो ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की रेंज वाली फ्रिक्वेंसी को कैच करता और उसी फ्रिक्वेंसी को हमें दिखा देता, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो हज़ारों टाइप की फ्रिक्वेंसी घूम रही है, मुझे तो एक पर्टिकुलर चैनल की फ्रिक्वेंसी ही चाहिए, एक पर्टिकुलर चैनल ही चलाना है, तो मेरे LCR सर्किट की जो फ्रिक्वेंसी है, जो चैनल मुझे चलाना उस हिसाब से एडजस्टेबल हो। आ रही बात समझ में? तो बस उसी पर्पज़ के लिए हम बेटा यहाँ पर ये रेजोनेंस ग्राफ या रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी यूज में लेते हैं। क्वालिटी फैक्टर क्या करता है, जैसे दो टाइप के सेटअप बॉक्स आते हैं, एक आता है HD, एक आता है नॉर्मल। अगर आपको HD में देखना है, जैसे अगर आपको 720 पिक्सल में वीडियोस देखनी है या 1080 पिक्सल में वीडियो देखनी है, तो उसका क्वालिटी फैक्टर अच्छा होना चाहिए। जितना कम रजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा करंट आएगा, उतना ज़्यादा पावर मिलेगा, डेट मीन उतनी बेटर उसकी क्वालिटी होती हुई चली जाएगी। अदरवाइज 144 पिक्सल में देख रहे हो तो उसका क्वालिटी फैक्टर बहुत पुअर है, 360 480 में देख रहे हो तो मीडियम है, 720 1080 में जा रहे हो तो बहुत अच्छा क्वालिटी फैक्टर है। क्लियर है चीज़? तो ये इनका काम होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये काम आता है, ठीक है। लेकिन हमें तो बस टॉपिक समझना है। तो मैंने आपको बताया रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती क्या है, सीरीज LCR सर्किट में डिफाइन होती है। फिर मैंने आपको बताई बेटा सेकंड बार रेजोनेंट ग्राफ क्या होगा, ठीक है। फिर हमने समझा बेटा क्वालिटी फैक्टर क्या है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या है, जो ये रेजोनेंस ग्राफ है इसकी शार्पनेस को मेजर करता है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा वैसे वैसे ग्राफ की शार्पनेस बढ़ती जाएगी। अगर शार्पनेस बढ़ती जाएगी अल्टीमेटली Q फैक्टर भी हमारा इंक्रीज होगा, क्वालिटी फैक्टर भी हमारा इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। क्लियर? ये इसकी पूरी कहानी होती है। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है और कहाँ पे क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं उसको समझते हैं। ये आ रहा है समझ में? चलिए इसको नोट डाउन भी कर लो। देखो अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ, इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ, इट इज़ अ Q फैक्टर ना, Q वैल्यू, इट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन इंडक्टर और कैपेसिटर to the potential difference on resistor और अप्लाइड वोल्टेज ना, रजिस्टर पे जो भी पोटेंशियल आ रहा है वो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल है। तो इसको मैं सीधा सीधा लिख दूँ एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, क्योंकि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे इंडक्टर और कैपेसिटर पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। सो अगर मैं यहाँ पर बोलूँगा Q फैक्टर, अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँगा Q फैक्टर की, तो Q फैक्टर हो जाएगा पोटेंशियल ऑन इंडक्टर और कैपेसिटर टू द पोटेंशियल ऑन रजिस्टर, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट की जाए Q फैक्टर, तो देखिए बच्चों पोटेंशियल ऑन इंडक्टर जैसे मैं ले लेता हूँ IXL, इस पर क्या हो गया IR, I से तो I कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा XL/R, वैल्यू ऑफ XL कितनी है अपनी ω/L/R, करेक्ट। अगर मैं यहाँ से लिखूँगा Q फैक्टर, ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/√LC मल्टीप्लाइड बाई L/R, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा मेरा Q फैक्टर डेट इज इक्वल टू आएगा 1/√L/C, 1/√L/C। हियर ऑन इंक्रीजिंग R, ठीक है। अगर आप देखोगे
आर अगर आप बढ़ाओगे तो क्यू फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यही मैंने बताया था कि जैसे जैसे आर को मैं कम करता जाऊंगा ग्राफ की शार्पनेस बढ़ती जाएगी, क्वालिटी बढ़ती जाएगी। अगर आर को डिक्रीज किया जाए तो क्यू बढ़ेगा, आर को इंक्रीज किया जाए तो क्यू घटेगा। इसके साथ साथ ये एल और सी के पैरामीटर पर भी डिपेंड करता है। एल के प्रोपोर्शनल है और सी के रेसिप्रोकल है। तो अल्टीमेटली हेयर वी डिफाइन वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर, जो हमें सीरीज एलसीआर सर्किट दिया हुआ है उसकी जो क्वालिटी है दैट डिपेंड्स ऑन आर, एल एंड सी। ठीक है, हेयर 1/r विच इज इक्वल टू होगा रूट के L/C। बात आ रही है समझ में? सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाए, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले, आपको आर दे दे, एल दे दे और सी दे दे, आपसे पूछ ले कि भाई क्यू फैक्टर निकाल के बता दो, तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो बच्चों। बस एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है यहाँ पर कि आर को बढ़ाऊंगा तो क्यू फैक्टर घटेगा, एल और सी में भी चेंज करूंगा तो भी क्यू फैक्टर में चेंज होगा। लेकिन इनको सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पर अगर वैल्यू पूछ ले तो वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, उसका ये सीधा सा तरीका है। आई बात समझ में नहीं आई? चलिए इसको भी नोट डाउन कर लो। तो मैंने आपको अभी तक ये बताया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के की पॉइंट्स क्या है, रेजोनेंस ग्राफ क्या है, इम्पीडेंस ओमेगा के से किस तरह से अफेक्ट होगा, एंड क्यू फैक्टर अपना क्या है। ठीक है, क्यू फैक्टर को हमने समझा और वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर हमने निकाली 1/r रूट L/C। क्लियर? अगर इन दोनों पॉइंट्स पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी फैक्टर से रिलेटेड आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है, आप पूछ सकते हो बच्चों हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, अदरवाइज यू कैन कमेंट ऑन यूट्यूब चैनल। योर क्वेरी विल गेट क्लियर विद इन 24 आवर्स, क्योंकि दिन में तो हम लेक्चर बनाते हैं ना आपके लिए, तो उनकी क्वेरीज जब फ्री होंगे तब आपकी क्वेरीज को भी साथ के साथ क्लियर कर देंगे। बस एक ही मिशन होना चाहिए आपका और हमारा कि अब हमें डॉक्टर बन के मानना है, और उसके लिए लगे रहो, जी जान लगा दो। जब तक मुझे मेरे मन का कॉलेज नहीं मिलेगा तब तक मैं पढ़ता रहूँगा। क्लियर? चलिए तो इस चैप्टर के टॉपिक को तो यहीं एंड करते हैं, फिर बातचीत करेंगे बेटा इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे। राइट? चलो, थैंक यू।